हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है वायरसेस। ठीक है, तो हमने लास्ट जो पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था? किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टार्ट करेंगे वो हमारा है वायरसेस। वायरसेस में बेसिकली जो नेम वायरस है उसका मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड, या हम उसको वेनम भी कह सकते हैं। ये जो नाम था वो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था पाश्चर। जो नेम वायरस है इट वाज फर्स्ट गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड पाश्चर। पाश्चर पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस का नाम दिया था। अगर कोई पूछे यार ये वायरस जो वर्ड है एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, वायरस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है पॉइजनस फ्लूइड, या हम उसे वेनम भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डीजे इवानोस्की। डीजे इवानोस्की ने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया था विच कॉज द मोज़ेक डिसीज इन टबैको प्लांट। टबैको जो प्लांट है उसमें क्या कॉज कर रहा है? मोज़ेक डिसीज कॉज कर रहा है। मोज़ेक का मतलब होता है, मोज़ेक पैटर्न का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो ईजिली क्या हो रही है? ट्रांसमिटेड हो रही है। विदाउट प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ मीडियम दे गेट ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, अनदर टू अदर सेल। इस तरीके से ट्रांसमिटेड हो रही है। तो डीजे इवानोस्की रिकॉग्नाइज द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज द मोज़ेक डिसीज इन द टबैको प्लांट, और ही रिपोर्टेड दैट कि वायरसेस जो होते हैं दे आर स्मॉल, जनरली स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक फिल्टर लिया था। एक फिल्टर होता है जो कि क्या था, जिसको बोला जाता है बैक्टीरियल फिल्टर। तो जब इन्हें ये पता लगाना था कि जो टोबैको प्लांट है उसमें जो डिसीज़ हो रही है वो एक्चुअल में किसकी वजह से हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वो कोई बैक्टीरियल डिसीज़ हो। तो अगर मैं इसके सेल्स को इस फिल्टर में से पास आउट करूंगी और अगर ये बैक्टीरियल फिल्टर हुआ तो बैक्टीरियल सेल ऊपर रह जाएंगे, वो इस फिल्टर पेपर से तो पास हो नहीं पाएंगे। बट वायरसेस का साइज जो होता है वो बैक्टीरिया से स्मॉलर होता है, तो दे कैन ईजिली पास थ्रू दिस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। इसका मतलब हमें ये बात पता चली कि मे बी हो सकता है जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिसीज़ हो रही हो वो बैक्टीरिया नहीं है, वो कोई अदर पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। और वो जो अदर पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसका नाम था वायरस। क्या नाम था? वायरस। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेज़लनिक। इसके ऊपर बच्चों बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे बेज़लनिक। इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ द टोबैको कुल्ड इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट, और इसको बोला जाता था कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूडियम। मतलब अगर एक टबैको का प्लांट किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है तो इट में इन्फेक्ट द हेल्दी प्लांट ऑल्सो, वो दूसरे हेल्दी प्लांट को भी क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब वो स्प्रेड हो रहा है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे स्प्रेड हो रहा है। इसको बोला गया था इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट निकाला था उस इन्फेक्टेड टबैको प्लांट से, उस एक्सट्रैक्ट का नाम दिया था कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूडियम। क्या दिया था? वाइवम फ्लूडियम। इसको बोला जाता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि इन्फेक्शियस है। तो अगर आपने उस लिविंग फ्लूइड को किसी ऐसे प्लांट में इंसर्ट कर दिया जो कि हेल्दी प्लांट है तो दे गेट ऑल्सो इन्फेक्टेड। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना? तो मतलब किसी अगर डिसीज प्लांट से कोई फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया और किसी हेल्दी प्लांट में उस फ्लूइड को जाके इंसर्ट कर दिया तो दैट प्लांट ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। तो ये क्या है? ये एक तरीके की वायरल डिसीज ही है ना। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे डब्ल्यू.एम. स्टैनले। डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने 1935 में ये शो किया था दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो वायरस को क्या कर सकते हैं? वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और जो वायरस का जो क्रिस्टल है, जो वायरस का कैप्सिड है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे मिलके बना हुआ है? प्रोटीन से मिलके बना हुआ है ना। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रूली लिविंग। क्योंकि वायरस में एक प्रॉब्लम है कि वायरस जब तक बाहर के इन्वायरमेंट है दे आर कंसिडर्ड एज अ नॉन लिविंग, बट व्हेन दे इन्फेक्ट अ ह्यूमन बॉडी देन दे कंसिडर एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट। तो वायरसेस को जो है वो एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट कंसिडर
नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। वायरस नाम का क्या मतलब होता है? पॉइजनस फ्लूइड। जो वायरस नेम था वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था? पाश्चर ने। डीजे इवानोस्की ने क्या किया था? ही रिकॉग्नाइज द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द टोबैको प्लांट एंड देन ही पास दिस एक्सट्रैक्ट ओवर ऑन टू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर। तो उन्हें पता चला वायरसेस आर जनरली स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। बेजलनैक ने क्या किया था? बेजलनैक ने एक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम द इन्फेक्शियस प्लांट और उन्होंने देखा था ये अगर ये जो एक्सट्रैक्ट है इफ़ दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिट टू द हेल्दी प्लांट एंड कॉज अ डिसीज ऑल्सो। तो एक हेल्दी प्लांट में भी अगर मैं इस फ्लूइड को ट्रांसमिट कर दूंगी तो ये क्या कर सकता है? डिसीज कॉज कर सकता है ना। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे WM स्टैनले 1935। इन्होंने ये शो करा था वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड वायरस इज लार्जली मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे मिलके बने हुए होते हैं? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एंड वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू लिविंग, है ना। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ द वायरस। वायरस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? फर्स्ट वन होता है दीज आर द सब माइक्रोस्कोपिक और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं एक बार ये देख लेना पीपीटी में दिखाई तो दे रहा है जो लिख रहा है कंटेंट, कहीं ऐसा ना हो वो शो ना हो रहा हो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरसेस क्या है? फर्स्ट वन दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनको कोई भी प्लेस तो मिला नहीं है क्लासिफिकेशन में। इनको दे आर ऑल्सो नोन एज द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट जो किसी सेल के अंदर ही सरवाइव कर पाते हैं, सेल के बाहर दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। व्हेन दे एंटर इनटू योर बॉडी दे यूज द होस्ट ऑर्गेनिज्म बॉडी फॉर इट्स रेप्लिकेशन, तब ये दे आर कंसिडर एज अ लिविंग। बट व्हेन दे आर आउटसाइड योर बॉडी इन इन्वायरमेंट दे आर कंसिडर एज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कंसिडर किए जाते हैं, है ना। दे हैव ईदर आरएनए और द डीएनए। इनके अंदर या तो आरएनए प्रेजेंट होता है या डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। किसी भी वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए दोनों नहीं प्रेजेंट होगा, या तो सिर्फ आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा या फिर सिर्फ डीएनए। ठीक है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, जो वायरस होता है वो अपने होस्ट सेल को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, वो एक पर्टिकुलर होस्ट सेल को ही इन्फेक्ट करता है हर एक वायरस। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ HIV वायरस की जो एड्स डिसीज़ कॉज करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी इन्फेक्ट कर रहा हो, वो एक अपने होस्ट सेल को लेके स्पेसिफिक है। ठीक है, तो once they infect the cell they take the machinery of the host cell and replicate themselves। जैसे ही वायरस किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है वो उस होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है और अपने रेप्लिकेशन के लिए यूज़ करता है। जब जब वो होस्ट सेल रेप्लिकेट करेगा तब तब वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। इसी तरीके से वायरस का जो नंबर है ना वो बढ़ता जाता है और इसलिए वायरल डिसीज़ को ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर एक बार वायरल इन्फेक्टेड कोई डिसीज़ हो जाए। ठीक है, दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड सो दे आर केपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम ऑफ होस्ट सेल। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं किसकी हेल्प से? राइबोसोम की हेल्प से, है ना। तो राइबोसोम बेसिकली किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब बच्चों केमिकल कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें न्यूक्लिक एसिड में या तो आरएनए होगा केवल या डीएनए होगा, ये बात आपको पता है। आपको ये भी पता है जनरली वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, जनरली
वो वायरसेस दैट इन्फेक्ट द प्लांट दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उनमें क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा। तो मतलब ऐसे वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं दे हैव आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बट इन कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस मतलब ऐसा वायरस जो पत्ता गोभी सुना है उसको अफेक्ट करता है, दे हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। एक वायरस होता है जेमिनी वायरस, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, जनरली वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। बट इन केस ऑफ कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस दे हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड जो जेमिनी वायरस होता है इन प्लांट्स दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द एनिमल, जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं दे जनरली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। समझ में आ गई, तीनों तरीके के डीएनए भी और आरएनए भी। डीएनए में दोनों फॉर्म, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए में केवल डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इनके चारों तरफ प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है जिसको आप कैप्सिड भी कहते हो, और जो वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है मतलब इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है, आउटर स्ट्रक्चर वायरस का। और ये जो कैप्सिड है इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सब यूनिट, बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बना होता है कैप्सिड, और इसको बोला जाता है कैप्सोमियर। क्या बोला जाता है, कैप्सोमियर, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, कैप्सिड काम करता है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को प्रोटीन कोट ऑफ वायरस मतलब कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो मतलब कैप्सिड प्लस प्रोटीन जो सेंट्रल कोर होता है जिसमें आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड कैप्सिड, दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियो प्रोटीन। इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बच्चों वायरस का स्ट्रक्चर है, दिस इज द मॉर्फोलॉजी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। कुछ वायरस होते हैं विच आर फाउंड इन द स्फेरिकल शेप, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनकी स्फेरिकल शेप्ड होती है, जिसमें आता है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनकी रोड शेप्ड होती है, जिसमें टीएमवी की फुल फॉर्म क्या होती है, टोबैको मोज़ेक वायरस। अभी पढ़ा तो था इसके बारे में, अभी पढ़ाऊंगी दोबारा, ठीक है। और टेडपोल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो इस तरीके का जनरली जो वायरस देखने के लिए मिलता है, ये जो आउटर स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं प्रोटीन कोड। ये होता है कैप्सिड ऑफ वायरस। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं टेल फाइबर्स। ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल से जब वायरस को अटैच होना होता है तो भाई उसके भी तो पैर होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है, होस्ट सेल से अटैच होता है ना। अच्छा वो याद है वो मैकेनिज़्म जिससे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि डीएनए ट्रांसफ़र करना। तो जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरियल सेल, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है, जब डीएनए कोई वायरस किसी बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफ़र करता है उस प्रोसेस को क्या कहते थे, ऐसे वायरस को क्या बोलते थे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मैंने तुम्हें बैक्टीरिया वाले टॉपिक में पढ़ाया नहीं था, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस होता है विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को जब ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टेक प्लेस फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरियल सेल, इसको बोलते थे ट्रांसडक्शन। तुमने 3 टाइप पढ़े थे, एक कॉन्जुगेशन पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था और ट्रांसडक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना।
तो इन्होंने बता रखा है सिमेट्री ऑफ वायरसेस। सबसे पहला होता है हेलिकल सिमेट्री, ठीक है। तो कैप्सोमियर आर अरेंज इन द हेलिकल मैनर इन द कैप्सिड। इसमें टीएमवी और मम्स वायरस आते हैं, ठीक है। टीएमवी होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, और मम्स भी, मम्स, रुबेला, मीजल्स, ये सब वायरल डिसीज़ होती हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका टीएमवी और मम्स वायरस। सिमेट्री ये आते हैं हेलिकल सिमेट्री में। नेक्स्ट सिमेट्री होती है आइकोसाहेड्रल। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीहेड्रल सिमेट्री होती है। इसमें आते हैं हब्स वायरस, एडिनो वायरस और फाज 174। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फाज। क्या बोला जाता है, फाज। तो फाज 174 बैक्टीरियोफाज। तो ये सब आते हैं आइकोसाहेड्रल। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस वायरस की कैसी सिमेट्री होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो जो स्लाइड में लिखा हुआ है ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सब में से क्वेश्चन बना है। तो मैं तुम्हें कल लास्ट में, जब कल ये चैप्टर आज एंड हो जाएगा, थोड़ा सा इसका रिवीजन भी करा दूंगी आज, और कल मैं इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी MCQs। तो तुम लोग क्लास में रिवाइज करना कैसे क्या क्या है ना। तो सिमेट्री ऑफ वायरस में पहला आ गया आपका हेलिकल सिमेट्री, सेकंड आ गया आपका आइकोसाहेड्रल, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आता है आपका टीएमवी। टीएमवी को बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या बोलते हैं ये? इट इज़ द मोस्ट थोरली स्टडी वायरस एंड इट वाज डिस्कवर बाय द रशियन वर्कर डीजे इवानोव्स्की। अभी हमने इनका नाम आगे पढ़ा था ना कि इन्होंने इस वायरस को डिस्कवर किया था, ठीक है। इस वायरस की सिमेट्री कैसी होती है? हेलिकल सिमेट्री होती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी जो कैप्सिड है वो किससे मिलके बनी होती है? कैप्सोमियर से। और कितने कैप्सोमियर होते हैं? 2130। याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि टीएमवी वायरस की सिमेट्री कैसी होती है? हेलिकल सिमेट्री। किसने डिस्कवर किया, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें 5% RNA और 95% प्रोटीन ये प्रेजेंट होता है। और जो कैप्सिड और DNA है ये मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट जो वायरस है वो है बैक्टीरियोफाज। मैंने बताया था बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस होता है जो किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसा वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जनरली कैसे वायरसेस होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। तो ये प्लांट के केस में जनरली जो वायरसेस थे वो RNA वाले थे, उनमें RNA प्रेजेंट होगा। सिर्फ एक ऐसा वायरस था जो प्लांट के केस में, जो तुमने डबल स्ट्रैंडेड DNA में पढ़ा था, वो कौन सा था एग्जाम्पल उसका? और एक वायरस था जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA था, तो ये था आपका जेमिनी वायरस। कौन सा वायरस था? जेमिनी वायरस। तो जेमिनी वायरस है वह सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, और डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट था कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में, है ना। तो ये पढ़ा था। तो इसमें था डबल स्ट्रैंडेड DNA प्लांट के केस में। मैंने इसके बारे में भी बताया था आपको। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज। अगर वायरस की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया में, है ना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और इंड्यूसर कौन है, मतलब हुक मीडिएटर कौन है? वायरस। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। ऐसी प्लांट डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस, उसमें आता है एक तो टोबैको मोज़ेक डिसीज़, ये वायरस की वजह से होती है। एक लीफ कर्ल्स ऑफ पपाया, पपाया की पत्तियों के अंदर छेद हो जाते हैं और मुरझा जाती हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड लीफ कर्ल्स ऑफ पपाया, ठीक है। प्लांट में सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, पत्ती अपना रोल कर जाएगी या कल कर जाएगी, या येलोइंग ऑफ लीव्स हो सकती है। ये सब तरीके ही हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि प्लांट को कैसी डिसीज़ हुई है? वायरल डिसीज़ हुई है, मतलब वायरस इन्फेक्टेड डिसीज़ हुई है, वायरस ने इन्फेक्ट किया है प्लांट को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। तो बैक्टीरियोफाज का आपको
याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन डिसीज़। आज हमारी क्लास में बहुत थोड़ा सा ही बचा है पढ़ने के लिए, है ना। तो ये दिस आर सम ह्यूमन डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। ये ह्यूमन डिसीज़ है जो वायरस कॉज करते हैं, ह्यूमंस में होती है। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिसीज़ है। कभी कभी क्वेश्चन बस सिंपल इतना आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़, या विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिसीज़। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिसीज़ वायरस की वजह से होती है ना। तो इन्फ्लुएंजा, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स डिसीज़ और एड्स, ये सारी कैसी डिसीज़ हैं? दीज आर सम डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस इन ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर वायरस की वजह से होती है। अब बच्चों एक और, ये तो रहा वायरस का। अब वायरस के बाद नेक्स्ट आता है विरियोइड्स। क्या आते हैं? विरियोइड्स। उससे पहले उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या? वायरसेस के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहला, वायरसेस जो होता है वो एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, है ना। ये चीज़ हो गई। वायरसेस एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अलावा वायरसेस में क्या प्रेजेंट होता है? वायरस का एक आउटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एज अ प्रोटीन कोट। इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। छोटी छोटी प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बना होता है कैप्सिड। और उन छोटी छोटी जो प्रोटीन सब यूनिट होती हैं उनको बोला जाता है कैप्सोमियर। क्या बोला जाता है? कैप्सोमियर, है ना। अच्छा, और ये टेल प्रेजेंट होती है। टेल इज बेसिकली यूज्ड फॉर द अटैचमेंट, है ना। ये किस लिए यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल से अटैचमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड टेल फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको? टेल फाइबर्स। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ना। तो ये प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। ये बात क्लियर हो गई, है ना। तो वायरसेस नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में वो क्या क्या हैं कि ये जो नेम वायरस था वो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था पाश्चर। क्या नाम था? पाश्चर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है। दी ईदर हैव आरएनए और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो केमिकल कंपोजिशन में आरएनए डीएनए हो गया। प्लांट के केस में अगर मैं बात करूं तो जनरली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो है आरएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना। प्लांट के केस में जनरली आरएनए प्रेजेंट होता है, बट इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसके? एक्सेप्शन ये है, एक तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक डिसीज़, है ना। कॉलीफ्लावर मोज़ेक जो वायरस होता है, दे जनरली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और जो जेमिनी वायरस होता है उसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और फिर सिमेट्री ऑफ वायरसेस है
किस वायरस की कैसी सिमेट्री है वो बताया गया है ना, तो वो ही आपको याद रखना है। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है वायरस की, है ना। हेलिकल सिमेट्री होती है वायरसेस की। तो हमें ये याद रखना है किस वायरस की कैसी सिमेट्री होती है। तो दिस इज द सिमेट्री ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसमें। टोबैको मोज़ेक वायरस हेलिकल सिमेट्री में आते हैं, टीएमवी और मम्प्स वायरस, है ना। तो हेलिकल सिमेट्री में आपके आएंगे टीएमवी और मम्प्स वायरस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, ठीक है। और जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो आइकोसाहेड्रल में आपके हर्प्स और एडिनोवायरस आते हैं, है ना। और ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरस को बोला जाता है बैक्टीरियोफाज। और जिस मैकेनिज्म से वो डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वायरस टू एन बैक्टीरियल सेल, उस मैकेनिज्म का नाम होता है ट्रांसडक्शन। क्या नाम होता है? तो ये चीज़ है जो आपको वायरस के बारे में याद रखनी है ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विरियोइड्स। क्या होते हैं? विरियोइड्स, ठीक है। इनके बारे में सुनो, ये इम्पॉर्टेंट है कि वायरस और विरियोइड्स में क्या डिफरेंस होता है। विरियोइड्स को हम जनरली बोलते हैं फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। क्या बोलते हैं? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम याद कर लेना, टियोडाइनर। टियोडाइनर ने 1971 में कुछ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया था, जो जनरली कैसे थे, दे आर जनरली स्मॉलर देन द वायरसेस। मतलब समझ रहे हो, बैक्टीरिया तो वायरस से छोटे हैं, सॉरी वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, और वायरस से भी छोटे कौन है? विरियोइड्स, ठीक है। तो टियोडाइनर ने डिस्कवर किए थे कुछ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। इन्हें लगा कि हो सकता है ये वायरसेस हों, बट ये क्या थे? दे आर जनरली स्मॉलर देन द वायरसेस। ये वायरसेस से भी छोटे थे, इनको बोला गया था विरियोइड्स। क्या बोला गया था? इनके अंदर फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट होता है? फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। जो विरियोइड्स होते हैं दे कंटेन ओनली वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, ठीक है। इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए प्रेजेंट होता है, नॉट द प्रोटीन कोड, ठीक है। प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता है इसके अंदर। क्या प्रेजेंट होता है? दे कंटेन ओनली वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, ठीक है। तो इनके चारों तरफ जो प्रोटीन कोड मैं बना रही थी वायरस के केस में, वो नहीं प्रेजेंट होता, केवल आरएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। और विरियोइड्स कॉज द पोटैटो स्प्लिंडल ट्यूबर डिसीज़। विरियोइड्स क्या कॉज करते हैं? पोटैटो के अंदर पोटैटो स्प्लिंडल ट्यूबर डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे होते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स को स्लो वायरस भी कहा जाता है। प्रियॉन्स क्या है? प्रियॉन्स बेसिकली प्रोटीन है, प्रोटीन की फॉर्म है, बट इन्फेक्शियस फॉर्म है, तो इसको बोला जाता है प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। क्या बोला जाता है? एजेंट, है ना। तो मॉडर्न मेडिसिन की अगर बात करूँ तो कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस में क्या होता है? बेसिकली कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ऐसी बीमारी जो ब्रेन पे एक्ट करती हैं। तो कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो होते किसी पेशेंट में किसकी वजह से हैं? दे आर जनरली ट्रांसमिटेड बाय द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। ये जिन वजह से होते हैं उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन के फोल्डिंग का एक मैकेनिज़्म है कि प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड होना चाहिए। जब उसमें एबनॉर्मली फोल्डिंग आ जाती है, यानी कि प्रोटीन के एग्रीगेशन बनने शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बॉडी में, तो प्रोटीन एग्रीगेशन की वजह से जनरली ये डिसीज़ होती हैं। दे कॉज सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये जो एजेंट होते हैं वो बिल्कुल वायरसेस की तरह होते हैं, इनको प्रियॉन्स बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट नोटेबल डिसीज़ है, जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिली है बाय प्रियॉन्स, उस डिसीज़ का नाम है BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी।
BSE एक ऐसी डिसीज़ है, दे आर जनरली कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट डिसीज़ नेम इज़ बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये बात समझ में आ गई। दिस इज़ कॉमनली कॉल्ड द काउ डिसीज़ इन कैटल्स। कैटल्स में क्या कहा जाता है इसको? काउ डिसीज़ कहा जाता है ना। और इसी का एक वेरिएंट है, दिस इज़ कॉल्ड CJD इन ह्यूमन, मतलब काउ से ये ह्यूमन में हो सकती है, ऐसी डिसीज़ है, मतलब फैल जाती है ना। अगर एनिमल्स को हो जाए कोई वायरल डिसीज़ तो इसको जैकॉब डिसीज़ कहा गया। ह्यूमन के केस में बोला जाता है CR जैकॉब डिसीज़ इन ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक लाइकन्स। वायरस पढ़ लिया, विरियोइड्स पढ़ लिया, अब लास्ट टॉपिक है लाइकन्स। लाइकन्स बेसिकली क्या है? इसमें दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, मतलब टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शोज द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विथ ईच अदर। दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या शो करते हैं? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो इसमें आता है जो लाइकन्स का एल्गी कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। क्या बोलते हैं? तो फाइकोबायोंट क्या करता है? एल्गी कंपोनेंट लाइकन का, दे प्रिपेयर द फूड फॉर एल्गी और फंजाई। अपने लिए भी खाना बनाता है, साथ में फंजाई के लिए भी बनाता है। बट जो फंगल कंपोनेंट है लाइकन का उसको बोला जाता है माइकोबायोंट। क्या बोला जाता है? माइकोबायोंट। ये बेसिकली क्या काम करता है? दे एब्जॉर्ब द वाटर और द मिनरल न्यूट्रिशन फॉर इट्स पार्टनर। पार्टनर कौन है? एल्गी। तो यानी कि यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे एल्गे और फंजाई के बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप चल रही है। तुम भी मुझे कुछ मुनाफा दो, मैं भी तुम्हें कुछ मुनाफा दूं। तो एल्गे क्या कर रहा है? फंजाई के लिए फूड सिंथेसाइज कर रहा है, और फंजाई एल्गे के लिए क्या कर रहा है? वाटर प्रोवाइड कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो खाना पानी दोनों मिल रहे हैं। तो इस तरीके की जो इस तरीके का जो एग्जाम्पल होता है उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? इस तरीके की जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइकन। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। मेजर पार्ट ऑफ लाइकन थैलस इज कंपोज्ड ऑफ फंगल कंपोनेंट। इंपॉर्टेंस क्या है लाइकन्स की? पहली बात, दे आर यूज एज अ इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो ऐसी जगह पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए इनको इंडिकेटर भी बोला जाता है एयर पॉल्यूशन का। इसके अलावा लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। वही बात, दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया। अगर कोई पॉल्यूटेड एरिया है तो वहाँ पे लाइकन्स ग्रो करेंगे नहीं। तो इससे आपको ये भी पता चल सकता है ना, कि पॉल्यूशन क्या है। और लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू SO2। SO2 के लिए लाइकन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और अगर हाई लेवल होगा SO2 का, SO2 तो पॉल्यूशन की वजह से ही इमिट आउट होती है, जितने भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं। अगर SO2 का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो वहाँ पे लाइकन्स डाई कर जाएंगे, है ना। तो इसलिए सो द लाइकन्स आर नॉट फाउंड इन द इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि वहाँ का जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है, तो वहाँ पे लाइकन्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं जनरली। लाइकन्स आर द पायनियर स्पीशीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन रॉक्स। तो मतलब ये एक बहुत पुरानी स्पीशीज़ है, क्योंकि पहले टाइम पे तो अर्थ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था नहीं, तो लाइकन्स ग्रो करते थे। और लाइकन्स को हम पढ़ते हैं कब? जब हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में सक्सेशंस पढ़ते हैं, कि सबसे पहले अर्थ पे कौन सा प्लांट आया, देन कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो सबसे पहले अर्थ पे अगर कोई प्लांट आया तो वो क्या था? लाइकन था, है ना। नेक्स्ट है माइकोराइजिया, ठीक है। लाइकन्स के बाद क्या आते हैं? माइकोराइजिया भी एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंगस, ठीक है। तो माइकोराइजिया क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में और फंगस के बीच में क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसमें बेसिकली क्या करता है? फंगस तो फूड ऑब्टेन करता है, शेल्टर ऑब्टेन करता है,
क्योंकि प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है और प्लांट की रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। ये प्लांट के लिए क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगा फंगस प्लांट की रूट से, और जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और शेल्टर वगैरह, तो वो किससे लेगा? ये प्लांट से लेगा। ठीक है। जो माइकोराइजिया होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजिया और एंडोमाइकोराइजिया। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? एक्टोमाइकोराइजिया में फंजाई जो होते हैं दे आर फाउंड इन द रूट ऑफ पाइनस, पाइनस में पाया जाएगा, ओक में पाया जाएगा और यूकैलिप्टस। तो ये क्या हैं? दीज आर द रूट्स ऑफ सम प्लांट। ये कुछ प्लांट की रूट्स हैं जिनमें कौन से फंजाई देखने के लिए मिलते हैं? एक्टोमाइकोराइजिया फंजाई, है ना। ये जिस क्लास से बिलोंग करते हैं वो क्लास है बेसिडोमाइसीटस। कौन सी क्लास है? ये हमने पढ़ी थी क्लासेस ऑफ फंजाई, उस क्लास से ये बिलोंग करता है। एंडोमाइकोराइजिया को वैम भी कहा जाता है, वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजिया। ठीक है। इनको मतलब ये जो होते हैं दे आर यूज फॉर द फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। जैसे प्लांट को मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल होती है ना प्लांट की भी अपनी खुद की, तो फॉस्फोरस वगैरह को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं एंडोमाइकोराइजिया। इनको वेम्स भी कहा जाता है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजिया, ये इनका दूसरा नाम है। ठीक है। एंडोमाइकोराइजिया जो जिस मेंबर से बिलोंग करते हैं, किंगडम फंजाई की जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उसका नाम है जाइगोमाइसीटस। क्या नाम है? ठीक है। और कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं एंडोमाइकोराइजिया के जो बिलोंग करते हैं बेसिडोमाइसीटस से। किससे बिलोंग करते हैं? तो बच्चों ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे, जिसमें मुझे तुम्हें वायरस के बारे में बताना था, कुछ विरियोइड्स के बारे में बताना था, प्रियॉन्स के बारे में बताना था, और लाइकन्स वगैरह कौन कौन से सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, क्या होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी थी। तो ये चीज़ पहले बताओ आप लोगों को समझ में आई? क्योंकि देखो याद तो करना है इसमें थोड़ा सा, बट मेन चीज़ है जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, है ना। ठीक है, इसे ऑफ कर दो।